All right, kids, let's discuss our assignment 2, right? तो पहला क्वेश्चन ये था असाइनमेंट 2 का, पार्टिकल ऑफ मास m इज फिक्स टू वन एंड ऑफ ए लाइट स्प्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ l है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। एंड इसको अभी क्या किया जा रहा है बेटा, रोटेट किया जा रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपको पता है कि रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये मास बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी, इसकी बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी। व्हाट डज दैट मीन कि स्प्रिंग में खिंचाव आएगा। लेट्स से दैट खिंचाव कितना है, x है, राइट। सो बेसिकली अगर अपन एफवीडी बनाएंगे उस इंस्टेंट का, तो स्प्रिंग में जो खिंचाव है दैट इज x, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा kx, एंड जो kx है वो क्या करना चाहिए, दैट शुड प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये जो मास है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो kx मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जहाँ पे आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ नेचुरल लेंथ एल थी और एक्स से खींच गया, तो जो रेडियस होगी, रेडियस किसके बराबर होगी, एल प्लस एक्स के बराबर होगी। दैट्स इट। अपन को ये सारी वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। व्हेन यू पुट दैट m इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर इज एल प्लस एक्स इक्वल टू के एक्स, एंड व्हेन यू डू दैट इंक्रीजिंग लेंथ दैट इज x आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर l, सिंपल सा कैलकुलेशन है, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। ऑलराइट, जब मास रोटेट करेगा तो एक्सटेंशन आएगा, एक्सटेंशन के कारण एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो स्प्रिंग के कारण मिलेगा, बस उसको आपको बैलेंस करना है। बस ध्यान ये रखना कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो क्या हो जाएगी, l प्लस एक्स हो जाएगी इस केस में। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, सो दिस इज ए वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। एंड इसमें आपका क्या होगा, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाएगा। सो आपको क्या बोला गया है कि जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की वो इस तरह से दी गई है, y इक्वल टू 0.2 कॉस स्क्वायर पाई टी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर पाई टी बाई टू। तो इसमें अपन को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, रिकैप करनी पड़ेगी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। याद है क्या बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉल्ड कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, 0.2 कॉस 2 थीटा या फिर 0.2 कॉस पाई टी। तो क्या मतलब है इसका कि इज दिस एस एच एम, यस दिस इज एस एच एम, जिसका एम्पलीट्यूड अभी भी कितना है, 0.2 सेंटीमीटर जो पहले था, एंड 0.2 मीटर आई थिंक, है ना, यहाँ पे आपको यूनिट दे रखी है मीटर में, तो एम्पलीट्यूड इज स्टिल 0.2 जो यहाँ पे था, ठीक है ना, वही एम्पलीट्यूड है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, ठीक है। तो ओमेगा आ गया आपका पाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी ओमेगा अपॉन 2 पाई दैट इज हाफ हर्ट्स, एंड टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा इसका 2 सेकेंड, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इससे ट्रिकी क्वेश्चन। ऑलराइट, आगे चलते हैं बच्चों। A particle is executing simple harmonic motion with frequency f. The frequency with which its kinetic energy oscillates is right. तो ये चलो यहाँ पे मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ऑसिलेट करती है और उसकी अपन फ्रीक्वेंसी है ना फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा एक चीज़ बता मुझे कि काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख क्या सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, और अपन ने सीखा था कि अगर अपन एक्स को लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी, तो वी आ जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आ जाएगा वी, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, या फिर लास्ट टाइम के असाइनमेंट से याद होगा कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये चीज़ ऑसिलेट कर रही है क्या,
यस, ऑफ कोर्स दिस इज ऑसिलेट कर रही है क्योंकि cos स्क्वायर जो है वो ऑसिलेट करता है। एंड cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, बताओ? इट इज नथिंग बट 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, राइट? तो cos स्क्वायर थीटा को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, है ना? ये आपको पता होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस उसी से मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा को। सो k को ऐसा लिखा सकता है k नॉट बाई 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, और 2 थीटा की जगह अब मैं लिखूंगा cos 2 ओमेगा टी। तो जब मैं ऐसे लिख दूंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि k इज व्हाट? k इज, ध्यान से देखना बेटा, k इज k नॉट बाई 2 cos 2 ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट, है ना? k इज इक्वल टू k नॉट बाई 2 दैट इज कांस्टेंट प्लस k नॉट बाई 2 cos 2 ओमेगा टी। तो ये SHM है, यस ये SHM है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी इज 2 ओमेगा या फिर डबल द फ्रीक्वेंसी, तो द आंसर इज गोइंग टू बी 2f। ध्यान रखना कि अगर बंदा SHM कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो वो क्या आएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा। सो वेदर इट इज साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, व्हाट विल हैपन? ये फाइनली जो है SHM बनेगा 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी का। तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM से ऑसिलेट करती है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन से हमारे, ठीक है ना, एक दो कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स लुक एट इन डिटेल। सो ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है, इस पे चार्ज है प्लस Q। सो दिस टाइम दे आर पुशिंग इन इलेक्ट्रोस्टैट। इसका कुछ मास होगा, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट K होगा। अब आपसे पूछा है कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका ये SHM रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक चीज़ बताओ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करूं, स्विच ऑन कर देता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देता हूं तो इस पर एक फोर्स लगने लग जाता है, दैट इज QE। एंड ये QE किस तरह का फोर्स है? कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना? पार्टिकल मीन पोजीशन से कितनी भी दूर हो, फोर्स हमेशा QE रहेगा और इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगी। तो अगर पार्टिकल पे नेट फोर्स की बात करें तो देयर विल बी वन फोर्स KX, अगर x डिस्प्लेसमेंट इधर होता है तो नेट फोर्स रहेगा माइनस KX प्लस QE। तो दिस इज कांस्टेंट फोर्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, SHM में कांस्टेंट फोर्सेस कुछ नहीं करते, टाइम पीरियड चेंज नहीं करते, वो केवल और केवल मीन पोजीशन चेंज करते हैं। दे ओनली शिफ्ट मीन पोजीशन। इसकी मीन पोजीशन थोड़ी आगे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि मीन पोजीशन की डेफिनेशन क्या है? जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है, तो नेट फोर्स जीरो अब x=0 पे नहीं होकर थोड़ा आगे होगा, ठीक है? तो मीन पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी, बट टाइम पीरियड इज स्टिल गोइंग टू रिमेन 2π√m/k। कांस्टेंट फोर्सेस टाइम पीरियड को चेंज नहीं करते। आपने देखा होगा स्प्रिंग के केस में, जब अपन ब्लॉक को ऐसे रखते हैं या फिर ब्लॉक को ग्रेविटी के अंडर रखते हैं, ठीक है, mg लगता है तो क्या होता है? मीन पोजीशन थोड़ी सी क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है, आपको पता है, mg/k से शिफ्ट हो जाती है। लेकिन दोनों ही केसेस में टाइम पीरियड क्या रहता है? 2π√m/k। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की खास बात है। मतलब अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अपन कहाँ ले जाएं? मून पे ले जाएं। अगर अपन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लिफ्ट में रख दें, ठीक है, अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तो टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा? 2π√m/k। जबकि अगर सिंपल पेंडुलम होता तो चीज़ें चेंज होती। सिंपल पेंडुलम होता तो मून पे क्या होता? टाइम पीरियड बढ़ जाता, वो स्लो हो जाता, राइट? तो ये चीज़ ध्यान रखना, स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं करता? कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्सेज। एंड व्हेन आई से कांस्टेंट, मतलब दे शुड बी कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका टाइम पीरियड सेम रहेगा, ठीक है,
और SHM रहेगा, यस इट विल रिमेन SHM विद द सेम टाइम पीरियड। बढ़िया क्वेश्चन था ये। ऑल राइट, व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? Two bodies A and B of equal mass are suspended from two separate massless spring of constant K1 and K2। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका बॉडी A, मास M मान लेते हैं, ये रही आपकी बॉडी B, इसका भी मास M मान लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मान लेते हैं। अगर बॉडी ऑसिलेट करती है वर्टिकली सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, देन रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है SHM में? ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड, ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड, ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड। सेम करनी है। एंड आपके इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है A1/A2, दैट इज ओमेगा 2/ओमेगा 1। और ओमेगा क्या होता है बेटा? रूट K/M। ठीक है, तो मासेस तो क्या हो गए? सेम है, तो मासेस सेम है तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और ओमेगा का रेशियो आ जाएगा रूट K2/K1। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, अपन को करना आना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। क्या कह रहा है कि ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इट इज एग्जीक्यूटिंग SHM इन वर्टिकल डायरेक्शन। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 2.5 सेंटीमीटर and situation is like this। okay, so it could be an object। sometime क्या करते हैं, क्वेश्चन को फनी बनाने के लिए वो इंसान को बैठा देते हैं प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को तो क्या करना है, इक्वेशन से मतलब है, चाहे इंसान बैठे चाहे ब्लॉक हो, इट्स ऑल गोइंग टू बी सेम फॉर अस, राइट। तो एम्पलीट्यूड आपको दे दिया, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, और आपको बताना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो या फिर लीस्ट टाइम पीरियड क्या हो। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी या फिर टाइम पीरियड लीस्ट होगा, है ना। उस केस में ये डिटैच नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखो बेटा, इस क्वेश्चन को इस तरह से एनालाइज करो कि जब ये ऑसिलेट करेगा ना, तो डिटैच होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेंगे? ठीक है, डिटैच होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेंगे? आप क्या कर सकते हो, आप अपने हाथ में एक बुक ले लो या छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो और उसको ऑसिलेट करने की कोशिश करो वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में आप ऑसिलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप देखेंगे डिटैच होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेंगे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेंगे। ठीक है, और डिटैच का फंडा क्या है बेटा? जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये भी नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है, ठीक है ना। डिटैच होने का चांसेस जब रहेगा जब ये बंदा, नीचे वाला बंदा क्या हो, ऊपर वाले से फास्टर आ जाए। नीचे वाला बंदा ऊपर वाले से फास्टर आ जाए। और आपको पता है फ्री फॉल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फ्री फॉल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है? जी होता है। तो अगर वर्स्ट केस में जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसका एक्सेलरेशन भी जी हो जाए, और उसको अपन जी एक्सेलरेशन कहाँ पे बोल रहे हैं? अपर एक्सट्रीम पे बोल रहे हैं, अपर एक्सट्रीम पे बोल रहे हैं। और एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इन SHM इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस को भूल जाओ, डायरेक्शन है माइनस, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्सट्रीम पे क्या होगा? एक्स इज एम्पलीट्यूड, ए के बराबर होगा। तो जब जी किसके बराबर हो जाएगा? जी इज व्हाट? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, जो फ्री फॉल का एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाए? प्लेटफॉर्म के एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए, तब क्या होगा? डिटैच होने की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा आ जाएगा तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो जी इज 10, एम्पलीट्यूड इज 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ बॉय, सो ओमेगा स्क्वायर कितना है बेटा? दिस विल बी 400, है ना। मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना, ओमेगा स्क्वायर विल बी 400, ओमेगा आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π/ओमेगा और 2π/20 π/10 सेकेंड। ठीक है, इट्स ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, वैसे तो इस पूरे असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से यूज किए गए हैं आपके लिए, तो इन सभी क्वेश्चन का ध्यान रखना है, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अपन। क्या बोल रहे हैं? पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज दिस, राइट।
इन SHM, तो आपका मीन पोजीशन पे स्पीड बताना है। तो मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होता है पता है क्या? अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या था? तो वी मैक्स जो होता है मीन पोजीशन पे दैट इज ओमेगा इंटू ए। तो अपन को एम्पलीट्यूड और ओमेगा पता करना है, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले आया था कोस स्क्वायर थीटा, तो मैंने आपको सिखाया था कोस स्क्वायर थीटा को आपको किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए? कॉस 2 थीटा में। तो ये बन जाएगा x0/2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो दिस इज x इक्वल टू x0/2 दैट इज सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो इसके बारे में वरी नहीं करना, प्लस a कॉस ओमेगा टी। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ क्या है? यहाँ पर ये चीज़ क्या है? ये चीज़ बेटा यहाँ पर ये चीज़ है एम्पलीट्यूड। आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल, नाउ इट इज़ विजिबल। ये चीज़ क्या है? एम्पलीट्यूड। एंड ये वाली चीज़ बेटा क्या है? दिस थिंग इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ओमेगा एम्पलीट्यूड दोनों मिल गया तो अपन क्या लिख सकते हैं? वी मैक्स लिख सकते हैं। तो x0/2 इंटू 2 ओमेगा दैट इज वी मैक्स एंड दैट इज गोइंग टू बी x0 इंटू ओमेगा। ऑलराइट बच्चों, चलें आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कि एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट k है और लेंथ है l। तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग में आपको ये ध्यान रखना रहता है कि जो k इंटू एल है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, या फिर k जो है प्रोपोर्शनल टू 1/l रहता है, ठीक है। मतलब ये है कि स्प्रिंग जितनी छोटी होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा, दैट इज स्प्रिंग विल बी मोर हार्ड, है ना। और स्प्रिंग जितनी बड़ी होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम होगा, या फिर स्प्रिंग सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट और हार्ड का मतलब यही है कि उस स्प्रिंग को सॉफ्ट है इसका मतलब उसमें जो डिफॉर्मेशन लाना आसान है, हार्ड है मतलब उसमें डिफॉर्मेशन लाना आसान नहीं है। तो अब आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को दो भागों में तोड़ा है, उनका रेशियो है L2, देखो दे रखा है L2 इज इक्वल टू ईटा टाइम्स L1। सो 1:, ईटा भाग में आपने तोड़ा है, दिस इज L1 दिस इज L2। तो भाई 1:, ईटा भाग में तोड़ा है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? L/n ईटा प्लस 1, ठीक है। बचपन में किया होगा ना, बचपन में आपने किया होगा ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसको A:B में तोड़ना है तो आप करते थे ना, इसको क्या मिलेगा? A/A+B पार्ट मिलेगा, इसको कितना मिलेगा? B/A+B पार्ट मिलेगा, ऐसा करते थे ना। तो वैसे ही है यहाँ पे, अपन स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं? 1:n पार्ट में तोड़ रहे हैं। तो इस पार्ट की लेंथ L/ईटा+1 और इस पार्ट की लेंथ ईटा+1। और आपने क्या सीखा है? k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ पे k डैश कितना हो जाएगा? ईटा+1 इंटू के। समझ में आया ना? लेंथ 1/ईटा+1 टाइम्स हो गई तो k क्या हो जाएगा? ईटा+1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। और इस पार्ट का k हो जाएगा बेटा ईटा+1/ईटा इंटू के। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अपन एक नंबर वाले एग्जाम्पल से लेके कर लेते हैं, ठीक है ना। कई बार वो चीज़ जल्दी समझ में आती है। जैसे मान लो 1:2 में तोड़ा, ठीक है, 1:2 में तोड़ा तो इस पार्ट की लेंथ होगी 1/3 और इस पार्ट की लेंथ होगी 2/3। तो इस पार्ट का k कितना हो जाएगा? 3k हो जाएगा और इस पार्ट का k हो जाएगा 3k/2। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। आप ईटा की वैल्यू 2 पुट करके देख लो कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ गए बेटा? ऑलराइट, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कि ए मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट स्प्रिंग, ठीक है। मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट स्प्रिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। लेकिन आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक छोटा सा मास m और ऐड करते हैं तो ये स्प्रिंग है वो x डिस्टेंस नीचे चली जाती है। छोटा सा मास m और ऐड करते हैं तो स्प्रिंग x डिस्टेंस और नीचे चली जाती है। क्यों जाएगी बेटा? छोटा सा मास हम ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना आएगा? mg लगेगा ना।
और वो किसके बराबर होगा, के एक्स के बराबर होगा। इसका मतलब अपन को क्या मिल गया, एम जी बाई एक्स से क्या मिल गया अपन को, के मिल गया। दिस इज द हिडन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। अपन को के डायरेक्टली नहीं दे रखा है, बट के क्वेश्चन से पता करना था, के मिल गया। और अब आपसे पूछा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए आपको के की वैल्यू तो चाहिए थी, तो ये के की वैल्यू मिल गई। नाउ टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट एम बाई के। नाउ ध्यान रखना है यहाँ पर, दिस मास एंड दिस मास विल ऑसिलेट टुगेदर। टुगेदर मतलब सिस्टम का मास हो जाएगा m प्लस एम, के इज एम जी बाई एक्स, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला था एम जी जो है वो क्या नहीं करता, ठीक है ना, छेड़खानी नहीं करता। किस में, टाइम पीरियड में केवल और केवल क्या आता है, उसके कारण किस में शिफ्ट आता है, मीन पोजीशन में शिफ्ट आता है, ठीक है ना। 2 पाई रूट, टाइम पीरियड वही था 2 पाई रूट एम बाई के। एम तो मास हो जाएगा सिस्टम का m प्लस एम, और के हो जाएगा जो वैल्यू अपन ने निकाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अपन। ऑल राइट किड्स, लेट्स डू सम प्रैक्टिस रिलेटेड विद सिंपल पेंडुलम। ओके, so this is a simple pendulum which is in a train suspended from the ceiling and train is oscillating with uniform oscillation। तो आपको पता है जब ऐसा होगा तो ये जो पेंडुलम है वो पीछे की तरफ झुकने की टेंडेंसी होगी इसकी, राइट। एंड देल बी, अगर मैं ट्रेन के फ्रेम से देखूँ, देल बी सम सूडो फोर्स एम ए और एम जी तो लगेगा ही लगेगा। सूडो फोर्स तो पता है ना क्या होता है, सूडो फोर्स तब लगता है जब वी आर इन विच फ्रेम, वी आर इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। जब हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर होता है तो सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। तो दिस पर्सन इज इनसाइड द ट्रेन एंड ट्रेन क्या कर रही है, ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, राइट। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू अज्यूम इट इज गोइंग हॉरिजॉन्टल, इट इज नॉट गोइंग ऑन मार्स, एनीवे। तो इस केसेस में जो जी इफेक्टिव आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और एक्सेलरेशन इफेक्टिव जिसको अपन बोलते हैं दैट इज दिस वैल्यू। एंड टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई रूट एल अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सिंस आपका जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया, ठीक है ना। अगर ये ट्रेन रेस्ट पे रहती तो एवरीबडी नोज इन दिस यूनिवर्स की टाइम पीरियड क्या होता, 2 पाई रूट एल बाई जी होता। लेकिन ये ट्रेन रेस्ट पे नहीं है, इसका मतलब जी इफेक्टिव बढ़ गया, तो टाइम पीरियड कम हो गया, ठीक है ना। टाइम पीरियड कम होने का मतलब है दिस पेंडुलम विल ऑसिलेट फास्टर, ओके, राइट। आगे चलते हैं अपन। सो इस बार अपन से कैलकुलेशन करा रहा है कि सिंपल पेंडुलम है जो सस्पेंडेड है एंड ओके इट शुड बी लिफ्ट, आई एम सॉरी, ठीक है। तो लिफ्ट रेस्ट पे है तो टाइम पीरियड टी है, एंड व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलेटिंग, राइट, तो टाइम पीरियड टी बाई 2 हो जाता है। तो लिफ्ट का एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो भाई देखो भाई, टाइम पीरियड रेस्ट पे तो कितना होगा, 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है। नाउ दिस टाइम लिफ्ट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वाई डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन से। तो अगेन अगर आप लिफ्ट के फ्रेम में हैं तो आपको जो जी इफेक्टिव दिखेगा बेटा वो कितना दिखेगा, जी प्लस ए। तो जो नया टाइम पीरियड होगा दैट इज टी बाई 2, बोल रखा है ना इन्होंने, टी बाई 2 होगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस ए। So you have two equations and you have how many unknowns? You have these two equation, you have one unknown a, वो किसके टर्म में आ जाएगा, वो g के टर्म में आ जाएगा। तो सोल्व करोगे तो a कितना आ जाएगा, 3g आ जाएगा, a 3g होगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस इक्वेशन टू सोल्व, राइट। a 3g पुट करोगे तो नीचे 4 बन जाएगा, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 1/2, राइट। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3g। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ 3g एक्सेलरेशन जाएगी तो इसका टाइम पीरियड t/2 हो जाएगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इसका इफेक्टिव वेट है जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इफेक्टिव वेट बढ़ जाएगा तो इट विल ऑसिलेट फास्टर, ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो केस हो गया वर्टिकल वाला, और हॉरिजॉन्टल वाला केस अपन ने पहले कर दिया। हॉरिजॉन्टल वाले केस में जो जी इफेक्टिव होगा वो रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा, और इस केस में ये आ जाएगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं। Now this is a really good question.
ये हार्डली आपको कहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके मिलने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, बिकॉज वेरी फ्यू नो द एनर्जी ऑफ पेंडुलम, ठीक है ना। अपन स्प्रिंग मास सिस्टम की एनर्जी की तो बात करते हैं, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर, लेकिन हम इसकी एनर्जी की बात करते हैं क्या क्लासरूम में, बताओ। तो भाई अगर एल लेंथ का पेंडुलम है और जिसका एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा है, उसकी एनर्जी क्या होगी, एनी आइडिया। तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला अपन वहीं से डिराइव कर सकते हैं जहाँ से अपन ने, ठीक है ना, वो वाला डिराइव किया था। सॉरी, ये वाला जो फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो स्प्रिंग मास सिस्टम में अपन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, वही फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए। एनर्जी होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे G/L, है ना। ओमेगा, मैं एक स्टेप जंप कर रहा हूँ, क्या ओमेगा होता है √G/L होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर होगा G/L। एम्पलीट्यूड होता है यहाँ पे L इंटू थीटा, ये वाला एम्पलीट्यूड होता है। और आपको पता है दिस इज द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बेटा कितनी होगी, आर्क लेंथ कितनी होगी, समझ में आ गया ना। आर्क लेंथ कितनी होगी, आर्क लेंथ होगी दिस इंटू दिस, L इंटू थीटा। ओके, तो अब अपन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। हाफ मास ओमेगा स्क्वायर इज G/L, एम्पलीट्यूड इज L थीटा का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज G/L, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दैट इज L थीटा का स्क्वायर। तो एनर्जी आ जाएगी बेटा हाफ mg/L थीटा स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है कि इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड एंड एंगुलर एम्पलीट्यूड सेम रखा जाता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो एनर्जी जो होती है, ठीक है, मीन पोजीशन पे सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यस और नो। एनर्जी जो होती है पेंडुलम की वो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी में रहेगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी और एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। तो जब लेंथ डबल हो जाएगी, लेंथ डबल हो जाएगी, तो व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो भी डबल हो जाएगी। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। समझ में आया, बाकी सारी चीजें सेम रही। तो लेंथ डबल होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी, इनफैक्ट टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा, डबल हो जाएगी। ओके राइट, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स डू सम इवन मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो इस बार क्या हो रहा है कि पेंडुलम के साथ क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन भी यूज होगा। कैसे यूज होगा भाई, टाइम पीरियड कितना होता है 2π√L/G। क्या पता है आपको, हाइट के साथ जी चेंज होता है ना, हाइट के साथ जी चेंज होता है। आपको पता है क्या जी कितना होता है, G/1 + h/r/e का होल स्क्वायर G'। अगर अर्थ के सरफेस, अर्थ की रेडियस आ रही है, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे g है तो यहाँ पे G' होगा और G' की वैल्यू ये होती है। ये सबको पता होता है, ग्रेविटेशन जो भी करता है उसको पता होता है, राइट। तो एक चीज़ बताओ कि अगर अपन अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाएंगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाएंगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ग्रेविटी कम होगी, ग्रेविटी कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है क्लॉक्स क्या हो जाएगी, क्लॉक स्लो हो जाएगी। मतलब वो टिक करने में, क्लॉक क्या करती है, टिक टिक टिक, एवरी सेकंड में टिक करती है या नहीं करती है। तो जब उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब उसकी टिकिंग रेट जो होगी वो कम हो जाएगी। टिकिंग रेट कम होने का मतलब है क्लॉक समय में पीछे हो जाएगी या फिर क्लॉक स्लो हो जाएगी। तो अपन से पूछा है कि क्लॉक कितना समय लूज करेगी एक दिन में, ठीक है। तो कर सकते हैं क्या भाई, कैसे करेंगे, अपन लिख सकते हैं कि बेटा T'/T इज इक्वल टू G/G' का रूट लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। बोलो, T'/T इज G/G' का रूट, और G/G' का रूट क्या आ जाएगा बेटा, 1 +
h by r e. तो t डैश इज t इंटू 1 प्लस h बाई आर ई। और आपसे पूछा है कितना टाइम लूज़ करेगी या गेन करेगी। सो ये जो है ये है चेंज, और यही अपन को बताना है। ये जो नंबर है ना h बाई आर ई इंटू टी, ये चेंज है। तो डेल्टा t विल बी t इंटू एच बाई आर ई। अब आपको क्या करनी है बेटा, अब आपको कैलकुलेशन करनी है भारी भरकम, जो आप ही करोगे। तो डेल्टा t विल बी t, दैट इज एक दिन में कितना समय होता है। एक दिन में कितना समय होता है सेकंड में बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो दैट इज लाइक 24 इंटू 3600, है ना। h, व्हाट इज h, h इज 200 मीटर, है ना, दे रखा है। एंड व्हाट इज r e, r e इज 6400 किलोमीटर, ठीक है। सो दिस इज द टाइम जो क्या करेगा क्लॉक एक दिन में गेन या लूज करेगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हेल्प करूँ क्या, तो ये देखो ये चला जाएगा एंड ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड 64 इंटू 5 लगभग 300 हो जाएगा। तो लगभग 2.5 सेकेंड 2.6 सेकेंड आंसर आएगा इसका। सो 2.6 सेकेंड क्लॉक क्या करेगी, लूज करेगी एक दिन में। चलें आगे बेटा, ऑलराइट आगे चलते हैं। नाउ अगेन ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि जो पेंडुलम की क्लॉक है वो कैलिब्रेटेड है एट 20 डिग्री सेल्सियस, बट गर्मी में टेम्परेचर क्या हो गया 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। टेम्परेचर बढ़ के 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये लेंथ तो बढ़ेगी ना, लेंथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। थर्मल एक्सपेंशन कहता है ना कि डेल्टा एल क्या होगा, डेल्टा एल क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा थीटा होगा। और लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड तो चेंज होगा ही होगा। तो कैसे करते हैं भाई, कैसे करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं कि टी तो टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं और थीटा यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। इस बार क्या होगा, चेंजेस बहुत स्मॉल होने वाले हैं, ठीक है, चेंजेस बहुत स्मॉल होने वाले हैं। आप देख सकते हो कि अल्फा और इनकी वैल्यू बहुत ही कम है। तो आप मेथड ऑफ एरर यूज़ कर सकते हो कि डेल्टा टी अपॉन टी क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल। ये तो आपको आता है, मेथड ऑफ एरर आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है 2π L की पावर हाफ G की पावर -12, ठीक है। इस बार किस में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है। तो डेल्टा टी बाई टी इज 1/2 डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा टी बाई टी हाफ डेल्टा एल बाई एल क्या हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा, ओके। एंड अगेन आपसे पूछा है कि जो क्लॉक है कितना टाइम लूज करेगी एक दिन में। तो t तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 3600 सेकेंड। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू पुट करनी है और डेल्टा t निकालना है, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्लॉक क्या होगी, स्लो हो जाएगी, इट विल लूज टाइम, ठीक है, ठीक है। घबराना नहीं, इसमें थर्मल फिजिक्स इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। इट इज़ ए सिंपल application of thermal expansion. It is a very simple application of thermal expansion. All right, our last question क्या कहता है ये कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ a simple pendulum of length L, लेकिन वो जिस काट में है, जिस गाड़ी में है, वो गाड़ी किसी इंक्लाइन प्लेन पे है, तो भैया टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। अगेन मैं आपको बता दूं, अपन को करना रहता है 2π√L/g इफेक्टिव करना रहता है, यही तो करना रहता है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्वर बन जाएंगे अंदर बैठ के। अब बताइए फ्रिक्शनलेस है तो इसका एक्सलेशन होगा या नहीं होगा। इंक्लाइन प्लेन पे एक्सलेशन कितना होता है, g sin अल्फा होता है, एवरीबडी नोज
एवरीबडी नोज जी साइन अल्फा होगा एक्सेलेरेशन। और बॉब पे क्या क्या फोर्स लगेंगे, बॉब पे क्या क्या फोर्स लगेंगे, एक तो जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा। लेकिन जब आप इस ऑब्जर्वर की नज़र से देख रहे हैं, इस ऑब्जर्वर की नज़र से देख रहे हैं जो कि गाड़ी के अंदर है, लेकिन गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, तो दिस इज ए नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। और अगर ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो ये क्या लगाएगा, सूडो फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। सूडो फोर्स क्या लगता है, फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यस और नो, फ्रेम का एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कितना लगता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम, तो वो लग जाएगा m इंटू जी साइन अल्फा। और जब ये होगा तो एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जी इफेक्टिव विल बी जी कॉस अल्फा एंड टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट एल अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, सो दिस इज आवर असाइनमेंट 2, राइट। एंड करना आप इसको अच्छे से, ठीक है। I have tried to put all the good question from SHM, and now we'll move to next topic, right? So we'll keep doing this. I hope कि आप लोग भी assignment कर रहे हो, right? Okay guys, thank you.